हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है केरल राज्य ने। तो अभी हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान केरल ने हासिल किया है। अब सवाल आता है दोस्तों, इस सूचकांक को किसने जारी किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, तो उन्होंने इसको जारी किया है। दूसरा सवाल यह है कि इस सूचकांक को बनाया किसने है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, जिसे हम FSSAI के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा यह सूचकांक बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और पौष्टिक भोजन का प्रावधान सुनिश्चित करना। अगर हम बड़े राज्यों के प्रदर्शन को देखें तो पहले स्थान पर है केरल, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से छोटे राज्यों का प्रदर्शन अगर हम देखें तो गोवा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मणिपुर, तीसरे स्थान पर सिक्किम, चौथे स्थान पर मेघालय और 5वें नंबर पर है दोस्तों नागालैंड। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर चंडीगढ़, चौथे स्थान पर लद्दाख और 5वें नंबर पर है अंडमान एवं निकोबार। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी उपलब्ध हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुथमिज सैल्वी किस राज्य की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बनी है? दोस्तों, नाम याद रखिएगा, मुथमिज सैल्वी। तो इन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला बनी है ये किस राज्य की? तमिलनाडु की। तो इस स्टेट का नाम जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, मुथमिज सैल्वी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। कुछ और महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने फतह हासिल की है माउंट एवरेस्ट पर। तो दोस्तों, भारत की वनछेद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। संतोष यादव लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। दोस्तों, जुंको ताबेई जो कि जापान की हैं, तो वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। चलिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय की महालंगोर हिमाल उप श्रेणी के अंतर्गत यह स्थित है। इसका जो शिखर बिंदु है यानी टॉप बिंदु है, तो इसकी ऊंचाई 2020 में 8,848.86 मीटर बताई गई थी। दोस्तों, इसका नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। इसे तिब्बती में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है और याद रखिएगा नेपाल में इसे सागर माथा भी कहा जाता है। किसे? माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। तो ये 2023 की थीम है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें इसका प्रस्ताव रखा गया था और इसका उद्देश्य है ग्रह और मानवता के लिए महासागर के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस को ऑफिशियली तौर पर 2008 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता दी गई थी। देखिए, प्रस्ताव रखा गया था 1992 में,
लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मान्यता कब दी गई थी? 2008 में। दोस्तों यहाँ पर आप एक मैप देख पा रहे हैं जिसमें हमारी पृथ्वी पर स्थित कुल 5 महासागर दिखाई दे रहे होंगे। वो 5 महासागर कौन कौन से हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, फिर है दोस्तों आर्कटिक महासागर, और फिर ये आप देख पा रहे हैं ये है पैसिफिक ओशियन, और फिर ये यहां पर भी फैला हुआ है पैसिफिक ओशियन, और फिर 5वां है साउदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर जिसे अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ये है पृथ्वी पर स्थित 5 महासागर। दोस्तों अब हम महासागरों से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया द्वीप किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? हवाई द्वीप को। सैंडविच द्वीप किस द्वीप का पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। अगला प्रश्न है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। कौन सी योजना? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। दोस्तों यह किस उद्देश्य से की गई है? तो इसका उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाया जाए। अब सवाल आता है कि इसकी लागत कितनी है? तो 1000 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दूध बेचने की अनुमति, दूध बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी डेयरी सहकारी समितियां बनाई जाएंगी और इन समितियों को जो गांव के दुग्ध उत्पादक हैं वो अपना दूध बेच सकेंगे। और इसके अलावा डेयरी किसान उत्पादक संगठन भी बनाए जाएंगे। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है जो कि 24% का वैश्विक उत्पादन करता है। यानी पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है उसका 24% उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। इसके बाद अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और ब्राजील आते हैं। राजस्थान भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ये अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी। भारत में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 406 ग्राम है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 पाया जाता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना और किसने वरुणास्त्र टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा DRDO। तो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी और DRDO के द्वारा अभी हाल ही में वरुणास्त्र टारपीडो का परीक्षण किया गया है। देखिए दोस्तों, युद्धक परीक्षण का मतलब यह है कि जिस प्रकार की स्थिति युद्ध में बनती है उसी प्रकार की स्थिति में अभी इस वरुणास्त्र हैवीवेट टारपीडो का परीक्षण किया गया है। इस टारपीडो को एक पनडुब्बी से दागा गया और 40 किलोमीटर जो इसका लक्ष्य बताया गया था उसको उसने सफलतापूर्वक नेस्त नाबूद किया था। टारपीडो क्या होता है? तो टारपीडो दोस्तों एक प्रकार की मिसाइल होती है जो किसी पोत में लगाई जाती है। यानी कि जो पोत होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं सेना के, उसमें इसको लगाया जाता है और यह जल की सतह के ऊपर और जल की सतह के नीचे इसे दागा जा सकता है। यानी पानी में भी इसे दागा जा सकता है और पानी के ऊपर भी दागा जा सकता है। ठीक है, तो टारपीडो एक प्रकार की मिसाइल होती है। और ये जो वरुणास्त्र हैवीवेट टारपीडो है यह अब सभी नौसैनिक जहाजों में पुराने टारपीडो की स्थान पर लगाया जाएगा। बात करते हैं DRDO की। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शमीर बी कामत और इसका उद्देश्य है भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना। यानी भारतीय सेना के लिए जो हथियार बनाने का काम करता है वो कौन करता है? DRDO करता है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी सेना है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने अब तक देश भर में महिला सुरक्षा के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं? तो 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं।
यह जानकारी किसने दी है? तो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। तो उन्होंने ये कहा है अभी हाल ही में कि पूरे देश में 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये जो वन स्टॉप सेंटर योजना है ये 2015 में लागू की गई थी। इस योजना को सखी योजना के नाम से भी जाना जाता है और इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं या बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध कराना। एक ही छत के नीचे का मतलब है दोस्तों एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना, जैसे मेडिकल सहायता उपलब्ध कराना, पुलिस सहायता उपलब्ध कराना, मनोसामाजिक समर्थन प्रदान करना, कानूनी सहायता प्रदान करना, शरण स्थल प्रदान करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करना। तो ये सभी सुविधाएं जो हैं उस महिला को, जो पीड़ित महिला होगी या जो पीड़ित बालिका होगी, उसको एक ही स्थान पर प्रदान करा दी जाएंगी। तो जहां पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसे बोला जाता है वन स्टॉप सेंटर। तो इस प्रकार के वन स्टॉप सेंटर अब तक कितने बन चुके हैं? 733 वन स्टॉप सेंटर बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो दोस्तों गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन की एक एंकर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही फेमस एंकर थी। तो गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार एंकरों में से एक मानी जाती हैं। वह 1971 में दूरदर्शन से जुड़ी। उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार भी मिला है। अय्यर ने 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी जीता है। और वह किस रोग से पीड़ित थी दोस्तों? तो वह पार्किंसंस रोग से पीड़ित थी, जो कि हमारे नर्व सिस्टम से रिलेटेड होता है। पार्किंसंस के रोग के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो हाथ कांपने लगते हैं इस रोग में, गंध ना आना होता है, यानी कि गंध नहीं आती है हमें, और पैर में करंट जैसी स्थिति बनती है, लिखावट में बदलाव आता है और मांसपेशियों में अकड़न होती है। तो ये पार्किंसंस रोग के शुरुआती लक्षण होते हैं। तो इसी रोग से पीड़ित थी गीतांजलि अय्यर। चलिए दोस्तों, हाल ही में हुए निधन भी डिस्कस करते हैं। तो अभिनेता गोपी पेंटल का निधन हुआ है। दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हुआ है। मलयालम अभिनेता कोलम सुधी का एक कार दुर्घटना में निधन हुआ है। घाना की लेखिका और नारीवादी अमा अता एडू का भी 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। संस्कृत की विख्यात विद्वान वेद कुमारी घई का निधन हुआ है। और तेलुगु अभिनेता और कॉमेडियन अल्लू रमेश का भी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों एकता अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है। किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो मालदीव में ही आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 4 जून से 3 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर सक्रियता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जो गोताखोर हैं और समुद्री कमांडो हैं वो भाग ले रहे हैं। कौन सा संस्करण है? तो यह इसका 6वां संस्करण है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास भी डिस्कस करते हैं, जैसे टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, वरुण और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रसिया के बीच, वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच, एक्यूवीरियन भारत और मालदीव के बीच, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र ने हरियाणा के किस शहर में एक नई मेट्रो लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है गुरुग्राम में। तो केंद्र ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दी है। और इसमें कितना खर्च आने वाला है? तो 5,450 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। और इस परियोजना की प्रमुख विशेषता ये है कि यह न्यू गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से जोड़ने का प्रयास करता है। इसका जो अगला चरण होगा उसमें यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इंजीनियर श्रीधरन को। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। भारत की पहली रेल मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तक चली थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी।
भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। और विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन थी? डेक्कन क्वीन थी। और दोस्तों, भारत में मेट्रो सेवा सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? कोलकाता में। किसे पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, राजीव सिन्हा को पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव हैं राजीव सिन्हा, तो उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और इसकी मंजूरी सीबी आनंद बोस ने दी है, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। सीबी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल की स्थापना, याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो संजय वर्मा ने एमआरपीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। अश्विनी कुमार यूको बैंक के एमडी बने हैं। अजय यादव एसईसीआई के एमडी बने हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अंगशुमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत की प्रतिनिधि बनी है। कर्नाटक बैंक के द्वारा श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को एमडी और सीईओ बनाया गया है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए कितने अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? 5। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? निर्मला लक्ष्मण को। विदेशियों के रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, अमृत धरोहर मिष्टी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? पर्यावरण मंत्रालय ने। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? NHAI ने। सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। ईरान ने किस देश में अपने राजनयिक दूतावास को फिर से खोला है? सऊदी अरब में। टाटा ग्रुप किस राज्य में 13,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा? गुजरात में। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज में हिस्ट्री के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो कालीबंगा में नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में। बक्राकार ईंटें चहुजोदड़ो में मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा में अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड की जो लंबाई है वो है 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर की। लोथल एवं चहुजोदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कल के आंसर की बात करें तो सभी ने इसके आंसर दिए हैं, बहुत ही डिटेल से दिए हैं। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप डिटेल में जितना भी जो कुछ भी जानते हैं आप डिटेल से जरूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।